कर रखे हैं कैशलेस इकोनॉमी की। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट कैशलेस इकोनॉमी का, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं कैशलेस इकोनॉमी क्या होती है और किसी भी देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करी है। यहाँ पर पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में बात करी थी, हम बात करेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी अगर बनती है कोई भी देश उसकी अर्थव्यवस्था, तो उसके लाभ क्या है। इसके अलावा अगर किसी भी देश में कैशलेस इकोनॉमी है, उसकी हानियां कहे या उसकी राह में चुनौतियां कहे, ये आज हम वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप पार्ट 2 पर डायरेक्ट ना आए, कोशिश करें कि आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसी के बाद इस पर आए तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है उसके लाभ क्या क्या है, और यहाँ पर चर्चा करेंगे हम उसके बारे में डिटेल से। तो कुछ फायदे में सबसे पहला फायदा है टैक्स चोरी पर रोक, दूसरा काले धन पर रोक, तीसरा बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच, चौथा लागत में कमी, और पांचवा जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि। कुल मिला के जो 5 लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी देश में, मैं पर्टिकुलर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में उसकी कैशलेस इकोनॉमी बनने में काफी ज्यादा सहयोग करते हैं, और ये अगर कैशलेस इकोनॉमी बनता है तो ये सारे 5 फायदे उस देश को होंगे। हालांकि हम पढ़ भारतीय अर्थव्यवस्था रहे, इस संदर्भ में यहाँ पर ही जितनी भी चर्चाएं हम करने वाले हैं ये सारी होगी भारत के संदर्भ में। चले तो एक एक करके इन सभी पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि टैक्स चोरी पर रोक। अब अगर देखिए, कैशलेस का मतलब दूसरा कनेक्शन होता है डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। कैशलेस मतलब कैशलेस तब होगा जब डिजिटल को ज्यादा अपनाया जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपने एक चीज सुना होगा, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया इसलिए बनाया जाए था कि जो इकोनॉमी हो वो कैशलेस हो जाए। अगर कैशलेस इकोनॉमी होती है तो टैक्स चोरी पर रोक कैसे होगी, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था कैशलेस होती है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। हम ये कतई नहीं कह सकते कि इस मामले में पूरी तरीके से टैक्स चोरी पर रोक हो जाएगी, लेकिन कमी काफी हद तक आएगी। वो कैसे आएगी इसको समझिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक कैशलेस लेन देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय संबंधित आंकड़े जुटाने में आसानी होती है। स्वाभाविक सी बात है, पहले एक फाइल का फॉर्मेट होता था। आप देखते होंगे कि पहले ऑफिस में बड़ी बड़ी अलमारी में फाइल रखी होती थी, उस फाइल में डेटा है। अब उस डेटा को बदलना किसी भी बाबू अफसर के दाएं हाथ का काम होता है, खासकर भारत के तो संदर्भ में। लेकिन अगर यही डेटा डिजिटल होने का फायदा ये है कि ये हर कोई यहाँ तक उसकी पहुंच नहीं होगी, जिसके पास में उसकी पहुंच होगी, आईडी पासवर्ड होगी, वही चेंज कर पाएगा। इसके अलावा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से डेटा में आप चेंज करना भी चाहो तो जो गफलत है या जो भी गलतियां होगी वो आसानी से पकड़ी जाएगी। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पैन कार्ड, आपको पता होगा कि पिछले 2-3 साल में इस पे काफी जोर दिया गया भारत सरकार में कि जो भी व्यक्ति जिसकी आय हो या कुल मिला के अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको पैन कार्ड तो बनाना ही है, और उस अकाउंट को पैन कार्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर इसे कहते हैं। इसमें होता है कि जैसे ही अगर आप खाते से लेन देन करेंगे तो इसके साथ अटैच होगा। अगर आप अभी वर्तमान की मैं बात करूं, 50,000 से अगर आप ज्यादा पैसे जमा करवाने जाएंगे खाते में एक ही दिन में एक साथ, तो आपको पैन कार्ड क्या है उसके खाते के साथ अटैच होगा तो ही जमा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 50,000 एक बड़ी अमाउंट है। हो सकता है कि ये किस प्रकार से टैक्स चुराने की कोशिश हो, कहीं पर पैसा छिपाने का हो, लेकिन पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स वाला है अगर उसका पैसा खाते से आ जा रहा है तो वो सारी निगरानी इस पर होती है पैन कार्ड के थ्रू। एक आपको उदाहरण बताते हैं कि भारत में जब नोटबंदी हुई, हालांकि नोटबंदी का मकसद था काला धन रोकना, लेकिन ये जो इसका पूरा मिशन था उसमें तो इतना हद तक सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे जो दूसरी चीज अच्छी हुई वो था करदाताओं की संख्या में वृद्धि। यहाँ पर इस ग्राफ में समझिए कि नोटबंदी हुई थी 2016 में, आप सभी को अच्छे से याद होगा। 2016 यानी कि 2010 से लगाकर 16 तक भारत में जो टैक्स पेयर बढ़े, करदाता जो बढ़े, वो बढ़े सिर्फ 65 लाख।
लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद लगभग पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, खातों की जो जांच है वो सघन कर दी गई। तो उसके बाद जस्ट आने वाले 2 साल में जो टैक्स पेयर थे वो कितने हो गए, 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। मतलब ये आप यहाँ पर देखिए कि जैसे डिजिटल हुआ, खाते की लेन देन ज्यादा हो गई, पैन कार्ड से जोड़ दिया गया, आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। तो पिछले 6 साल में जहां पर से 65 लाख जो टैक्स पेयर है, करदाता, वो बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे नोटबंदी हुई और पैन कार्ड को अटैच किया गया, तो सिर्फ 2 साल के भीतर 2018 तक भारत में 1 करोड़ टैक्स पेयर बढ़ गए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है 130 करोड़, इसके मुकाबले सिर्फ लगभग 6 से 7 करोड़ ही टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर से मतलब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना टैक्स पेयर तो हम सभी हैं। यानी कि बहुत कम ही लोग अपनी जो आय है वो 5 लाख से ऊपर की शो करते हैं और 2.5 लाख से नीचे या 5 लाख से नीचे ही रखते हैं, ताकि उन्हें जो टैक्स है वो पे ना करना पड़े। लेकिन जैसे नोटबंदी हुआ, ये सारा क्या हुआ, डिजिटल और कैशलेस, तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो कैशलेस इकोनॉमी है उसे बनने में भी सहायता मिली और उससे टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी, जिसका उदाहरण आपके सामने ये ग्राफ है। आशा करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पहला पॉइंट कि आखिर जो टैक्स चोरी है उसमें बचत कैसे होगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि काले धन पर रोक। अब डिजिटल इंडिया या कैशलेस इकोनॉमी जो है वो किसी भी देश में काले धन को इकट्ठा करने पर कैसे रोक लगाएगी, उसको समझिए। देखिए, कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए किया गया आर्थिक लेन देन ब्लैक मनी के बाजार को खत्म करता है। समाज ही है यहाँ पर, ओके, आप टर्म्स को गलत ना ले। कैशलेस समाज यानी कि पूरा अगर माध्यमी समाज का या देश का कैशलेस हो जाए तो एक कैशलेस समाज आ जाता है। अब आप सभी को पता है काला धन होता क्या है, जो सरकार से अवैध तरीके से छुपा कर रखा जाए। अब जब पैसा डिजिटली देना होगा, क्योंकि अक्सर करते क्या लोग, काले धन जो होता है ब्लैक मनी, उसकी जमीन खरीद लेते हैं या मकान बना लेते हैं। अब वहां तो क्या होता है कि उन्हें पेमेंट करना होता है तो कैश में देते हैं, तो यहाँ पर वो काले धन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब रजिस्ट्री करने के लिए पेमेंट भी जमीन खरीदने के लिए ऑनलाइन पे करना होगा तो खाते में ट्रांजेक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सारी राशि अगर एक खाते से दूसरे खाते में जाएगी तो पैन कार्ड के थ्रू क्या होगी, वो आसानी से पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के ये कि अगर ब्लैक मनी की जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो वर्तमान में जो पूरा ट्रांजेक्शन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से होगा, ऐसे कार्ड से होगा, तो स्वाभाविक सी बात है सारा डेटा कैसा होगा, डिजिटल होगा। तो इसमें जो व्यक्ति है वह अपने खाते में जितनी इनकम आएगी उसका जो खर्च करेगा वो सारा का सारा खर्च क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होगा तो उसका डेटा इंटरनेट पर हमेशा सेव रहेगा। इसके माध्यम से क्या होगा कि उसकी जो जानकारी वो हमेशा सरकार तक रहेगी और फिर वो किसी भी तरीके से अपना जो धन है उसे ब्लैक मनी नहीं बना पाएगा। तो ये भी एक अच्छा जरिया है, अगर कैशलेस इकोनॉमी होती है तो इससे क्या होगा, काले धन पर रोक लग जाएगी। जो नोटबंदी का मोटो था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि काले धन पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है कैशलेस इकोनॉमी के माध्यम से, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच। यहाँ पर मैंने आपको वित्तीय समावेशन का एक चैप्टर पढ़ा रखा। वित्तीय समावेशन मतलब ये होता है कि समाज के उस वर्ग तक वहनी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना जिसके पास वर्तमान में नहीं है। अब वर्तमान में अगर बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुंच पहुंचाना तो बैंक खाते खोलना, इसके अलावा एटीएम, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके माध्यम से क्या होगा कि इसकी अच्छी खासी पहुंच होगी। लेकिन आप इस बात को समझिए यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में या आदिवासी क्षेत्र में बैंकिंग सेवा पहुंचाने तो कम से कम वहां पर एक बैंक खोलना पड़ेगा। बैंक खोलने के साथ में ही क्या करना पड़ेगा, एटीएम भी लगाने पड़ेगा। अब जब बैंक खुलेगा तो उसके लिए फिर बहुत सारी सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फिर वहां पर लेन देन करना, आना जाना, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, जैसे बिल्डिंग लगेगी, सड़क, परिवहन, बिजली, सब कुछ लगेगा। लेकिन अगर ये डिजिटल हो जाए तो ये सारा काम धाम समाप्त हो जाएगा, सारा बैंक एक लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बजाय बस एक डिजिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।
अगर किसी नक्सल वाली क्षेत्र की हम बात करें, लाइक दैट छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, नक्सल एरिया का है, अब वहां पर बैंक लगाने का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि नक्सल उसमें लूट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी हो जाए कि चाहे वहां के रहने वाले जो ग्रामीण है या जो नक्सल्स भी हम मान के चले, उनका खाता शहर में दूर भी खुला हो, लेकिन अगर वो कैशलेस इकोनॉमी से जुड़ जाएंगे तो उनका पैसा फिर चोरी करना आसान नहीं होगा। वह आसानी से जब भी लेन देन करना हो मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से कर लेंगे। इससे क्या होगा कि लूटपाट की जो है वो संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा जो वित्तीय समावेशन भारत में बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो वित्तीय समावेशन में ही एक चीज इंक्लूड होती है, बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच। और इसमें पॉइंट जो मैंने बताया वो क्या, कि डिजिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी सिर्फ, बजाय बुनियादी ढांचे की। तो ना तो एटीएम की आवश्यकता होगी, ना ऐसी कुछ चीजों की। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को समझ लीजिए, वर्तमान में भारत में 2,21,658 एटीएम्स हैं। अब एटीएम आप देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे कि एक एटीएम में 2 एसी लगे होते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट भी लगी होती है। और इतनी जानकारी आपको होगी कि एसी का खर्च कितना आता है। हालांकि यहाँ पर हम एज अ पर्यावरण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर उस एसी का खर्च भी बचेगा। एटीएम में वहां लाने ले जाने के लिए जो कैश वैन होती हैं वो भी नहीं आएगी, और एटीएम को चलाने के लिए जो खर्च होता है वो भी बचेगा। इन सब की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जो यूपीआई होते हैं उनके माध्यम से सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज की कंडीशन में अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, है ना, यहाँ तक कि हम अगर कोई सी भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि यहाँ तक कि सिलेंडर बुक कर सकते हैं, आपका लैंडलाइन का बिल, सब्सक्रिप्शन वगैरह, एजुकेशन फीस, सब कुछ आप एक ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब सारी चीजें सब कुछ, जहां पर आपको एक दुकान पे जाना पड़ता था मोबाइल रिचार्ज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको दुकान पे जाना होता था बाहर, इसके अलावा एजुकेशन फी, एलआईसी प्रीमियम, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि अब तो फास्ट टैग का ऑप्शन भी आने लग गया है टोल पेमेंट के लिए। लेकिन अब उनकी जगह क्या होगा, सारी चीजें डिजिटल थ्रू हो जाएगी। और जब डिजिटल होगा तो हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल तो कम से कम है, और आज की कंडीशन में स्मार्टफोन लेके तो घूमता है, और स्मार्टफोन होगा तो शायद उसके पास यूपीआई के थ्रू ये सारी चीजें करने को होगी। जिससे क्या होगा कि जो वित्तीय समावेशन की किसी भी देश की मंशा होती है, खासकर भारत की, वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे समझ में आया होगा कि जो बैंकों की बुनियादी पहुंच है वो क्या हो जाएगी, बहुत व्यापक हो जाएगी, और काफी लोग बैंकों से जुड़ पाएंगे। आशा करता हूं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ये है लागत में कमी। अब किस प्रकार की लागत की कमी की हम बात करें, जैसे कि उदाहरण के लिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ। कैशलेस लेन देन बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक को क्या करने पड़ेंगे, कम नोट छापने होंगे, जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली बाहरी लागत को कम किया जा सकता है। दूसरा, एटीएम को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए बैंकों का होने वाला खर्च भी कम होगा। आप सभी को पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी बैंक है या एटीएम है, उसमें पैसे लेने ले जाने के लिए क्या होती है, एक बैंक होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो कागज वगैरह होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो भी ऐसे कैश वैन वगैरह काम करती है। तो यहाँ पर जो बैंकों को इतनी मगजमारी करनी पड़ती है वर्तमान में, सब कुछ इतनी परेशानी के इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, उसकी शाखाएं, उसमें लेन देन वगैरह, एटीएम वगैरह, दुनिया भर की जो चीजें होती हैं एक बैंक को लगानी पड़ती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसके माध्यम से क्या होगा, लागत में कमी होगी, ये पैसा बचेगा, तो इससे बैंक और जनता दोनों का फायदा होगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है इसमें कि कैशलेस लेन देन बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक को क्या करने पड़ेंगे, कम नोट छापने पड़ेंगे, और भारी लागत को कम किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल कि आखिर कितना भारी लागत। अभी वर्तमान में हम चर्चा करें तो एक 200 रुपए का नोट छापने में लगभग, एक नोट की बात करें तो 2 रुपए 93 पैसे लगते हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें 500 रुपए की नोट की तो उसमें 2 रुपए 94 पैसे लगते हैं। और अगर 2000 की नोट की चर्चा करें तो 3 रुपए 54 पैसे लगते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि तो यहाँ पर बहुत कम ही लग रहा है, ज्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इसका कारण ये है कि ये नोट में एक नोट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये नोट भारत में करोड़ों के आसपास पूरे मार्केट में घूम रहे हैं।
अब हर साल जो आरबीआई है वही नोटों को छापता है। आप सभी को पता होगा कि नोटबंदी के बाद ये जो 3 शक्ल वाले नोट देख रहे हैं ये तो बिल्कुल नए छापे गए। तो ये वो सारे नोट थे कि मार्केट में जितने लगभग यहाँ पर 21 लाख करोड़ की जो मनी थी वो सारी नई आई है नोटों के माध्यम से धीरे धीरे। ये तो मैंने अभी इन बड़े नोटों की बात करी, अभी 10, 20, 50, 100 सब के आने लगे। तो अभी फिलहाल कुछ कंडीशन में या पिछले 4-5 सालों में आरबीआई को बहुत नए नोट छापने पड़े हैं, तो उसमें भारी भरकम लागत आई है और ऐसे समय समय में उसे छापने भी पड़ते हैं। पुराने फटे नोट वापस लेती हैं, नए मार्केट में जारी करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर कैशलेस होगा तो यहाँ तो इनका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब इनका काम खत्म होगा तो फिर क्या होगा, सारी सारी चीजें कैशलेस के थ्रू चलेगी और इससे जो आरबीआई है उसका पैसा अच्छा खासा और भारत सरकार का और टैक्स पे हमारा भी क्या होगा, पैसा बच जाएगा। तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको, लागत में कमी किस प्रकार से होगी कैशलेस इकोनॉमी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट में हाँ एक चीज और ये भी समझा ही देता हूँ मैं इसमें कि जो एटीएम पे होने वाला खर्च है वो भी कम हो जाएगा। तो ये तो हालांकि मैं समझा चुका था। चीजें बहुत सारे आपको लग रहा होगा कि सर रिपीट हो रही, रिपीट इसलिए हो रही है यहाँ पर क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी कुछ ही दायरों के आसपास घूमती है यहाँ पर और उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो इसी के माध्यम से ये चीज भी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जनहितकारी योजनाओं में वृद्धि। अब ये कैसा संभव होगा, देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं इसको। जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी क्योंकि बिचौलियों के हाथ में पैसा जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे लोगों के बैंक अकाउंट पहुंचेगा। इसे बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब मैंने वित्तीय समावेशन का फायदा पढ़ा था तो उसमें एक फायदा ये भी था, मैंने कहा था जैसे कि पहले क्या होता था कि स्कूल की छात्रवृत्ति हो या जैसे कि कोई भी योजना हो, उसकी अगर कोई भी राशि आती है तो पहले वो कैश में मिलती थी। मान लेते हैं वहां से 10,000 रुपए भी आए हैं तो क्या होता था, जो भी बिचौलिया बीच में व्यक्ति है वो क्या कहता था कि 10,000 में से 2,000 आप हमें दे दो तभी आपको क्या मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे या बाकी के 8,000 मिलेंगे। अब खासकर हमें इंडियंस की आदत होती है भाई फ्री का मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है वो भी तो अच्छा है, 2,000 देने में उसे क्या जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये कि 2,000 रुपए पे उसका कोई हक नहीं है, पूरे के पूरे 10,000 पर आपका हक था। लेकिन जब यहाँ पर कंडीशन होगी कि बिचौलिया वाला कॉन्सेप्ट खत्म, भारत सरकार के थ्रू जो राशि है वो सारी कहाँ जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। और जब बैंक अकाउंट में जाएगी तो जो बिचौलिया वाला काम है वो हो जाएगा खत्म और डायरेक्ट जब राशि खाते में पहुंचेगी। और ये कब पहुंच सकती है, जब पूरा कॉन्सेप्ट कैसा चले, कैशलेस इकोनॉमी का, जिसमें सभी लोगों के क्या होंगे, खाते होंगे। एक बात ये जरूर मान के चलिए कि कैशलेस इकोनॉमी की हम तभी चर्चा कर पाएंगे जब भारत में पूर्ण रूप से क्या लागू हो जाए, वित्तीय समावेशन। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। और वित्तीय समावेशन से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ही ये चैप्टर लगभग है, हालांकि खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक चैप्टर है वित्तीय समावेशन जो मैंने पढ़ा रखा है, आप उसे जरूर पढ़ें। उसके बाद ही यानी कि वित्तीय समावेशन जब भारत में लागू होगा 100%, तभी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया क्या होगा, कैशलेस इकोनॉमी में जुड़ जाएगा। तो कैशलेस इकोनॉमी का क्या फायदा है, जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि। अभी तक हमने क्या समझे, इसके 5 लाभ हमने यहाँ पर जाने हैं। लेकिन अब भारत के साथ में जो दिक्कत है वो है इन योजनाओं को लागू करने में चुनौतियां। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ खास पॉइंट के साथ, तो कुछ पॉइंट में एक पॉइंट तो ये कि अधिकांश जनसंख्या बैंकिंग नेट के बाहर है। उसके बाद में असंगठित क्षेत्र का प्रभाव, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। साइबर सुरक्षा का मुद्दा और नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट की लागत, ये 4 मेजर पॉइंट है जो भारत की जो इकोनॉमी है उसे कैशलेस बनाने में क्या करते हैं, थोड़े से रोड़े अटकाते हैं। अब ये किस प्रकार से अटकाते हैं इसको हम समझ लेते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है कि अधिकांश जनसंख्या बैंकिंग नेट से बाहर है, तो पहली जानकारी तो ये जान लीजिए कि वर्तमान में जितनी भी जनसंख्या है, हालांकि हम 121 करोड़ मान के चलते हैं, लेकिन अनुमानित है कि हम 132 करोड़ के आसपास तो पहुंच गए या 130 भी। ओके, अब भारत में 19 करोड़ ऐसी जनसंख्या है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। भारत जैसे देश के लिए 19 करोड़ बहुत मायने रखता है। हालांकि प्रतिशत हम मान के चले तो बहुत कम प्रतिशत है, 16 से 17, लेकिन इतना भी क्यों, जब भारत जैसा देश जहां पर हम कैशलेस इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी तभी हो पाएगी जब सबके बैंक अकाउंट हो।
आज भी 19 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर यहीं पर खत्म हो जाता है कि हम पूरी इकोनॉमी को कैशलेस बना पाएंगे। इसके अलावा और भी क्या समस्या है वो भी आप जान लीजिए। भारत में वर्तमान की कंडीशन में 15 करोड़ लोग ही सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हैं। इस बात को आप समझिए कि बैंक अकाउंट 19 करोड़ को छोड़कर आप घटा लीजिए, हम मान भी लें कि लगभग 100 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस 100 करोड़ में से सिर्फ 15 करोड़ जो हैं उन या वे लोग किससे जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन बैंकिंग से। यानी कि वे यूपीआई, फोन पे, ये जैसे यूपीआई में तो आ गया है फोन पे, इसके अलावा जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया है या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो गया है। ये ऐसी जो सारी जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ लोग रखते हैं, यानी बाकी के 85 करोड़ लोग तो इससे बाहर है। तो फिर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाहे लोगों ने खाते भी खुलवा लिए हों जनधन के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 19 करोड़ की जनसंख्या 2014 तक लगभग 55 करोड़ के आसपास थी। ये 19 करोड़ ही रह गई, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जनधन खाते खुले उनमें समस्या क्या है कि खाते सिर्फ खुले हैं, उनसे लेन देन कोई नहीं होता। वित्तीय समावेशन में भी कॉन्सेप्ट आता है कि सिर्फ खाता खोलना ही नहीं होता है, लेन देन भी करना होता है। तो अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जिनके अकाउंट है उनमें सिर्फ 15 करोड़ लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी जान लीजिए कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में है, लेकिन ये जो 15 करोड़ लोग हैं, इन 15 करोड़ लोगों में से गांव के लोग हैं सिर्फ 4.5 करोड़। तो ये समस्या तो और भी विकराल है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जिनके खाते भी ज्यादा हैं, वो ऑनलाइन बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भारत के साथ निकल कर आती है कि अधिकांश जनसंख्या आज भी क्या है, बैंकिंग नेट से बाहर। यानी कि उन्हें बैंक से जोड़ना, बैंक के बाद में बैंकिंग नेट से जोड़ना, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भारत के संदर्भ में। तो यानी कि 19 करोड़ को पहले तो जीरो करना, और फिर ये जो 15 करोड़ है इसको बढ़ाकर जितने भारतीय लोग हैं उन सभी को यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू लेकर आना। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि नेट बैंकिंग से बाहर होने से ये कैशलेस इकोनॉमी मात्र एक सपना रह जाएगा। अब दूसरा है असंगठित क्षेत्र का प्रभाव। मैं आपको असंगठित क्षेत्र का प्रभाव बताऊं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसे कहते हैं, और भारत में काफी ज्यादा जो संख्या है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। भारत सरकार के अधीन असंगठित क्षेत्र जो है उसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि व्यवसायिक श्रेणी के वे लोग इसमें आएंगे जो छोटे सीमांत किसान हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, वे पशुपालक है, चाहे बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में श्रमिक, बुनकर। कुल मिलाकर अगर ऐसा कहें हम तो असंगठित क्षेत्र में मजदूर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहें, भारत सरकार के अधीन तो उसे 4 भागों में बांटा है। पहला व्यवसायिक श्रेणी के, दूसरा रोजगार प्रकृति की श्रेणी के जिसमें बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर और दैनिक मजदूर आते हैं। यानी कि फिक्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई पशुपालक है तो उससे पशुपालन का काम कर रहा है, या कोई कहीं पर जैसे कि कोई निर्माण कार्य चल रहा है, आधारभूत संरचना, वहां पर जा रहा है। लेकिन बंधुआ मजदूर तो वो कोई सा भी काम करे। प्रवासी मजदूर ऐसे होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, एक जिले से दूसरे जिले में चले गए, लेकिन उनका कार्य फिक्स नहीं है। वे 10 महीने कुछ और कार्य करते हैं, फिर आने वाले 2 महीने कुछ और कार्य करते हैं। यानी कि वो रोजगार प्रकृति श्रेणी के हैं, जहां पर जो रोजगार अच्छा मिला वो। और दैनिक मजदूर वे जिनको अलग अलग हिसाब से रोज का काम मिले, वे दैनिक मजदूर। इसके अलावा विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में, जिसमें सफाई कर्मी, सिर पर मेला ढोलने वाले, और खासकर जो किसी भी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में जो सफाई कर्मी होते हैं, वे इसमें आ जाएंगे विशेष रूप से पीड़ित। और इसके अलावा सेवा श्रेणी में तो घरेलू कामगार, इसके अलावा महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि। असंगठित क्षेत्र का प्रभाव मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप इन लोगों के बारे में जान लीजिए कि ये वे लोग हैं जो सारे किस में आते हैं, असंगठित में। एक जानकारी और दे दूं कि भारत का जितना भी कार्यबल है, कार्यबल यानी कि भारत में वर्तमान में जितने भी लोग जो कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 15 से 55 साल के बीच के जो लोग हैं वह कहलाते हैं कार्य श्रमिक क्षेत्र में, जो भी कार्य करने की क्षमता में, जो भारत में लगभग कितने हैं, हम मान के चलते हैं 55% है। ओके, इन 55% में से तो 90% लोग किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में। यानी कि भारत में अगर हम ये सोच लें कि 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी कि पैसा मिल रहा है, तो उसमें तो 90 लोग मजदूर हैं, बाकी सिर्फ
10% या 10 लोग ऐसे होंगे जो कोई अच्छी जॉब पाते हैं, यानी कि सरकार के या कोई अच्छी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती, उसमें कोई अच्छी जॉब पाते हैं। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र। अब आप ये जान लीजिए कि असंगठित क्षेत्र किस प्रकार से यहाँ पर इससे पीड़ित होगा या कैशलेस इकोनॉमी में एक समस्या क्रिएट करेगा। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि यदि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बैंकिंग नेट के दायरे में आ भी जाए तो भी कैशलेस होने की मुहिम शायद ही सफल हो, क्योंकि देश की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में अभिशप्त है। कैसे? क्योंकि यहाँ होने वाला अधिकांश लेन देन नकदी में होता है। ऐसे में ये किसी से भी यह उम्मीद करना कि नकदी में प्राप्त वेतन को बैंक अकाउंट में जमा करे या फिर कार्ड या मोबाइल का प्रयोग करे तो बेमानी होगा। जैसे कि कोई दैनिक मजदूर जो दिन के 300 रुपए रोज कमा कर ले आता है, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि 300 रुपए उसके रोज बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, फिर वो फोन पे निकालेगा, अपना गूगल पे निकालेगा, उससे अगर वो सब्जी के ठेले पे जा तो वहां पर कोई बार स्कैनर लगा होगा, उसको स्कैन करेगा और फिर पेमेंट करेगा। ऐसा तो सोचना संभव नहीं है। खासकर मजदूर क्षेत्र का होता है, वे क्षेत्र भी होते हैं जो कभी कभी 10 रुपए का खाद्य तेल भी लेकर आते हैं, या उनकी आवश्यकताएं होती तो 1 किलो शक्कर लेकर आएंगे। कभी जो भी जरूरत पड़ी तो उस सामान को इकट्ठा नहीं लेकर आएंगे जो बड़ा क्षेत्र लेकर आता है, यानी कि जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कि हर चीज कैशलेस में चली जाए, सब्जी खरीदने जाओ मंडी में तो हर ठेले वाले के पास में आप सोचे कि फोन पे हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है। तो इस कारण से वो इन यूपीआई का यूज इतना आसानी से नहीं कर पाएगी। तो ये तो मान के चले कि असंगठित क्षेत्र में हम पूरी तरीके से कैशलेस इकोनॉमी लागू करने में सफल तो नहीं हो पाएंगे। ये तब हो सकता है कि जब अधिकांश जनसंख्या पढ़े लिखे जाए, उसके बावजूद भी असंगठित क्षेत्र में जुड़ी रहे। लेकिन एक बात लॉजिकल है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने माथे पर तगारी तोपना नहीं चाहेगा, कॉन्सेप्चुअल है। जब मैंने आपको बेरोजगारी पढ़ाई थी तब साफ बात है कि भारत में पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसने बीएससी कर रखी तो कपड़े की दुकान पर काम नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर सब्जी का ठेला लगाने वाला शख्स कोई पीएचडी या बीएससी धारक तो नहीं होगा, वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेगा कि वो कैशलेस इकोनॉमी में जुड़े, उसको तो दैनिक रोजी रोटी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये असंगठित वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट पॉइंट पर, साइबर सुरक्षा का मुद्दा। ये भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है साइबर सुरक्षा का, क्योंकि मैं आपको जानकारी के अनुसार बताऊं तो अक्टूबर 2016 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया था, जो ये दर्शाता है कि हमारी कमजोर साइबर सुरक्षा का ये क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है आजकल कि आज जो भी देश है उसके बीच में क्या चलता है? साइबर युद्ध चलता है, और भारत साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अभाव यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा अगर हम कैशलेस भी हो जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दूं कि वर्तमान कंडीशन में हम में से कितने लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक हैं? शायद बहुत कम लोग। आज भी अगर हम यहाँ पर सोचें तो हमारे पास एक कॉल आता है जो ये कहता है कि आपके अकाउंट में जो है या आपका एटीएम पिन खराब हो गया है, आप हमें आपका एटीएम का जो 4 पिन है वो बताइए, हम आपका एटीएम सही करके दे देंगे। हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो सही कह रहा होगा, हम फट से हमारा जो भी एटीएम पिन है वो उसे पकड़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए गायब हो गए। हमारे यहाँ पर लोगों में एक सामान्य से जागरूकता भी नहीं है, इसे फिशिंग कहते हैं, जिसमें पूछ के अकाउंट से पैसे निकाले जाए। अब आप ही सोचिए कि आपसे पूछ के अगर पैसे निकाले गए तो कल से अगर आप रिपोर्ट भी दर्ज करवाने जाओगे तो किस मामले में दर्ज करवाओगे? इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपना फेसबुक अकाउंट चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, उसमें हम दुनिया भर की तो हमारी जानकारी शेयर करते हैं। फेसबुक पे हम जितने भी हमारे पर्सनल चीजें हैं वो सारे लिख देते हैं कि हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं वगैरह। होता क्या है कि जो भी साइबर अटैक करने वाले लोग होते हैं वे आपकी पसंद नापसंद के साथ में आपसे एफबी या इंस्टा या सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी सेम पर्सनालिटी वाला शख्स है, इसका व्यक्तित्व मुझसे मिलता है। धीरे धीरे बीच में आपकी जानकारी शेयर होती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब आप अपना जो एटीएम पिन है या अकाउंट की जानकारी भी शेयर कर देते हैं, और तब आप ठगा हुआ महसूस करते हैं काफी दिनों बाद। तो भारत में साइबर सुरक्षा नहीं है, बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन हमें अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है।
तो कुल मिला के अगर कैशलेस हो भी जाए तो हमें क्या होना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक यहाँ पर अच्छे तरीके से होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में साइबर अटैक के बहुत मामले आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मामले बाहर निकल कर नहीं आते। तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट के थ्रू हम चर्चा करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट की लागत। वर्तमान में भारत में सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से मात्र 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इंटरनेट तो सबके पास होगा, क्योंकि आज अगर कीपैड मोबाइल वाला शख्स भी अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाता है तो नेट तो आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कि लगभग 50 करोड़ जो लोग हैं वो लगभग इन सारे माध्यमों से, मोबाइल के थ्रू या लगभग वो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी अपनी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कि भारत में 90 करोड़ लोगों के पास में मोबाइल है, लेकिन उसमें से 50 करोड़ लोग ही इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप इस चीज को समझ लीजिए यहाँ पर कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से इतनी ही जनसंख्या, हालांकि कहने के दो तरीके, आप कह सकते हो इतनी सारी या इतनी ही, लेकिन अगर वर्तमान में कैशलेस का आप सोच रहे हैं तो जनसंख्या इतनी होगी, यानी कि बहुत कम जनसंख्या इंटरनेट के बारे में अच्छे से जानकारी रखती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत वो है यहाँ पर साक्षरता की कमी। मैंने आपको बताया वही वाला कॉन्सेप्ट कि भारत में 15 करोड़ लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कंडीशन में, आज की कंडीशन में, लेकिन 15 करोड़ में से 4.5 करोड़ लोग ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कंप्यूटर साक्षरता में इतने अच्छे नहीं हैं, या मोबाइल में हम सोशल मीडिया चला सकते हैं, लेकिन एक यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने में हम बहुत ही हिचकिचाते हैं। हालांकि हमारे मन में एक डर होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो गलत तरीके से ना हो जाए, होना संभव भी हो, डर भी सही है, लेकिन इसे आप साइबर सुरक्षा नहीं कह सकते। हम साइबर सचेत इसलिए, ऐसा नहीं, आपको जो भी यूपीआई अकाउंट है वो अच्छी तरीके सुविधाएं देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो साक्षरता है इंटरनेट के बारे में अच्छी सी होनी चाहिए। दूसरा ये कि इंटरनेट की लागत वर्तमान में कम तो हुई है भारत में, इसकी बात भी अच्छी, लेकिन जैसे ये कि यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता बहुत कम लोगों के पास में है। अब आज की कंडीशन में कितने लोग को या भारत में लोगों को यूपीआई सिखाने के लिए कोई प्रोग्राम या इंटर्नशिप जो है वो चलती नहीं चलती। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अलग है कि धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, हमारे युवा या हम तो सीख जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता या हमसे जो पुरानी पीढ़ी है शायद उनके बारे में अच्छे से नहीं जानती, खासकर असंगठित क्षेत्र। तो उन क्षेत्र को भी इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी देना और उन्हें साक्षरता प्रदान कर कर इसके बारे में जानकारी देना, ये भी क्या है, टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट के माध्यम से हमने क्या जाना कि भारत में कैशलेस इकोनॉमी के लाभ क्या हैं, और इसके अलावा भारत में कैशलेस इकोनॉमी बनाने की राह में चुनौतियां क्या है। आशा करता हूं कि ये वाला आपको बड़े अच्छे तरीके समझ में आया होगा कि भारत में कैशलेस इकोनॉमी जो है उसको लागू करना वास्तविकता में समस्या है। तो इसी पर आपके लिए एक प्रश्न ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था होना है कठिन रहा है, अपने विचार रखिए। मैंने आपको 4 पॉइंट बनाए चुनौतियों के, इसके अलावा आप अपने विचार रखिएगा। हालांकि इनके माध्यम से आपका एक ओवरव्यू जरूर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि अपने विचार रखना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़े लिखे बिल्कुल फैक्चुअल डेटा लिखे, आपको भी कोई फील होता है कि हाँ अपने निजी विचार अलग से भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी विचार कभी सीमित नहीं होते हैं। तो इस उत्तर को आप जरूर लिखिएगा, और हर वीडियो लेक्चर में अगर आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं कोशिश करें कि इस वीडियो लेक्चर के समाप्त होने के बाद ही लिख लें, या फिर बिन क्वेश्चन को आप एक अलग डायरी मेंटेन करके लिखें। जब भी आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ, तब भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कैशलेस इकोनॉमी का ये 2 पार्ट के रूप में हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।